मेरा नाम हरदेव सिंह है और मैं बिलासपुर से हूँ, जिला यमुनानगर से। आज जो यहाँ चर्चा की गई है और एक व्यवस्था के बारे में बात की गई है, सुनकर अच्छा लगा है। और जिस तरीके से समझाया गया है, बताया गया है, क्वेश्चन डाउट्स है जो मन में हैं बहुत सारे। हम तो एक सामाजिक लोग हैं, समाज के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो बहुत ही अच्छा है। और मैं तो टीम को शुक्रिया अदा भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, फील्ड में हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत बढ़िया काम है और इसके लिए ये हकदार हैं तारीफ़ के। और उम्मीद करूँगा कि ये व्यवस्था लागू हो जिससे हर आदमी टेंशन फ्री हो सके। बस इतना ही, धन्यवाद। अब तक सिरोही श्री ने जो बताया कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो है वो किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो सिस्टम के अंदर जो मूल में जो समस्या हो रखी है जैसे अर्थशास्त्र की, वो इस प्रकार से 10% जो लोग हैं उनको न्याय देती है, लेकिन 90% को कहीं ना कहीं इस प्रकार से घेरे में रखती है कि वो एक मिनिमम स्तर से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। और जो पैसा और सत्ता है वो कुछ 10 लोगों को सेटिस्फाइड करती है और बाकी के सारे जो लोग हैं वो आज भी गरीब स्थिति में या कहो ऐसे अपना जीवन चला रहे हैं। तो उन सबको सेटल करने के लिए कि एक एक मनुष्य जो है वो सुखी संपन्न जीवन जिए, इसलिए संपूर्ण समाधान व्यवस्था इस ढंग से काम करेगी। और ये जो समस्या जो थी अर्थशास्त्र की, उसको ऐसे करके ब्रेक किया है इन्होंने और एक पूरी नई संरचना दी है। अब हम जो दूसरा पार्ट जो देखने वाले हैं वो है जीवन दर्शन। मनुष्य का जो ढंग है या जो उसकी रचना है, उस हिसाब से व्यवस्था कैसे इसमें सेटल होती है। क्योंकि जब अकेली व्यवस्था की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि किस तरह से सारे लोग जो है वो इसमें संतोष पाएंगे या किस प्रकार से ये व्यवस्था चलेगी, कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से अपना सहयोग देगा या लेगा, या ये पूरा जो एक रिदम में चलता होता है एक सिस्टम, वो कैसे वो धड़केगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मनुष्य जो है वो जीवंत है, तो वो चेतना किस तरह से अपने अंदर काम करती है, सारे फंक्शन हमारे कैसे काम करते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्ट होते हैं। तो ये जो पूरा मामला है उसको क्लैरिफाई किया है संपूर्ण जीवन दर्शन करके किताब में, जिसका जो बेस है पूरी व्यवस्था का। क्योंकि ये व्यवस्था अल्टीमेट हम किसके लिए बना रहे हैं? अल्टीमेट बना रहे हैं मनुष्य के लिए। प्रकृति या चेतन जिसे बोल सके हम, पशु पंछी भी आ गए, उसमें सारी चीज़ें आ गई। तो एक जो बुद्धिमान प्राणी है, एक मनुष्य जो कि हम हैं, जो अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करते हैं और जीवन में हम कुछ ऐसे पॉइंट पे पहुंच के जीना चाहते हैं जहां पे हमारे अंदर सतत सुख का जो वेग है या सुख का जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहे। तो इस स्थिति में पहुंचने के लिए या इस मनुष्य जो एक यूनिट है जो कि इस पूरी व्यवस्था का लाभ कंटिन्यूअस लेने वाला है या लेने के लिए अभी भी प्रयासरत है, वो कैसे इसको किस ढंग से उसको ले पाएगा। तो ये जो मनुष्य है वो मनुष्य बेसिकली जीवन दर्शन में इसको थोड़ा सा उसके टूल्स को एक्सप्लेन किया है कि 5 कर्मेंद्रिय है हमारी, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 प्राण है और मन बुद्धि चित्त अहंकार है। हम इस प्रकार से हमारा पूरा अंदर का टूल्स सब काम करते हैं। और इस ढंग के साथ में कि एक एक इंद्रिय जो जिससे हम, क्योंकि जो मूल उद्देश्य है वो जीवन का वो है सुखी होना, और सुखी हम होते हैं इन्हीं टूल से होते हैं, कान से, आँख से, नाक से, भोजन लेके। तो ये जो मनुष्य है वो इस व्यवस्था का लाभ किस प्रकार से लेगा, इस बात को उन्होंने कुछ वर्गीकृत ढंग से रखा है। जैसे कि मनुष्य को अभी हम 4 विभाग में बांट सकते हैं। एक तो है शारीरिक तल का मनुष्य जो कि ज़्यादातर किसान और मजदूर है। फिर है दूसरा एक मानसिक स्तर का मनुष्य जो कि जैसे कि जो साइकोलॉजिकली 2-3 लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, उस प्रकार का। तीसरा है सामाजिक स्तर का मनुष्य जो कि मनुष्य के एक बड़े वर्ग से चलायमान होता है। जैसे रास्ते में जा रहा है कोई आदमी और उसने किसी गरीब को देख लिया, किसी भिखारी को देख लिया या किसी ऐसी स्थिति में देख लिया कि भाई ये भूखा है, तो उसके दिल में भी करुणा होती है, दर्द होता है। ये है सामाजिक स्तर का मनुष्य। और एक है चेतनात्मक स्तर का मनुष्य
स्तर का मनुष्य, कि जो खोजी है, जैसे रेलवे किसी ने खोज ली, किसी ने सिस्टम के अंदर ये देखा कि भाई मोबाइल की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि अभी लोग दीपक से अपना जीवन चला रहे हैं लेकिन एक बल्ब की ज़रूरत है। वैज्ञानिक टाइप के लोग, मैनेजमेंट करने वाले लोग, डिसीजन मेकिंग्स, बड़ी बड़ी अच्छी संस्थाओं के जो CEO है, हेड है, फाउंडर, को फाउंडर है, ऐसे लोग जो बुद्धिमान है, कि जो कुछ इस सिस्टम को फोकस करते हैं और उसमें बदलाव लाने की गति करते हैं। तो पहले तो ये जो 4 प्रकार के जो मनुष्य है, वो चारों प्रकार के मनुष्य 4 प्रकार का सुख चाहते हैं, क्योंकि व्यवस्था, अगर इस सुखों को ठीक से समझ लिया तभी ही वो व्यवस्था का ढांचा उसमें रेगुलेट हो पाएगा। तो जो 4 प्रकार के सुख है वो है स्वकेंद्रित सुख, फिर दूसरा है कौटुंबिक केंद्रित सुख, तीसरा है समाज केंद्रित सुख, मतलब घर से बाहर निकल के जो भी हम व्यवस्था का लाभ लेने की इच्छा रखते हैं, जैसे कि सड़क है, बिजली है, पानी है, कार है, मोटर बाइक, जो भी चीज़ें। और चौथा है विश्व स्तर का सुख, विश्व केंद्रित सुख। अब क्योंकि ये व्यवस्था का लाभ एक व्यक्ति को संपूर्णतः सुखी करने के लिए उसको सभी तल से सुखी होना जरूरी है। तो जो, जैसे हम स्व केंद्रित सुख की बात करें या हमारे शारीरिक केंद्र की सुख की बात करें, तो कुछ चीज़ें हमें पर्सनल लेवल पे सुख की चाहिए होती है, जैसे कि घड़ी है, हाँ व्यक्तिगत, मतलब स्व केंद्रित, जिसके केंद्र में अभी हम होते हैं व्यक्तिगत रूप में। तो जैसे उसमें घड़ी है, मोबाइल है, भोजन है, अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं, अलग अलग प्रकार के जूते हैं। अगर ये चीज़ हमें सेटिस्फैक्टरी मिल जाती है तब हम ये कह सकते हैं कि हम व्यवस्था से व्यक्तिगत रूप में सुखी है, शारीरिक तल पे या ये मानसिक तल पे, जो भी हमारे तल है, लेकिन इन सभी तल पे हम सुखी है। दूसरी जो सुख है वो है कौटुंबिक स्तर के सुख, क्योंकि हम एक परिवार को भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक मकान हो, मतलब एक पर्सनल घर हो जिसमें 4-5 फैमिली के लोग हम रहे, उसमें AC हो, रेफ्रिजरेटर हो, RO प्लांट हो, TV हो, कपबोर्ड हो, मतलब काफ़ी चीज़ें, इलेक्ट्रिक सगड़ी वगैरह भी हो कि गर्म कोई चाय नाश्ता भी ज़रूरत पड़ गई तो अभी हम किचन भी रखते हैं अलग से फैमिली के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें फैमिली के लेवल पे चाहिए होती है, उसकी हमें इच्छा होती है व्यवस्था से लेने की। तीसरा है समाज केंद्रित, मतलब कि हम जिस बड़े से समाज में रहते हैं वहाँ पे हम चाहते हैं कि इधर से हम उस भाई साहब के घर पे चले जाए या दूसरे किसी व्यक्ति से कोई प्रकार का लाभ लेना हो, और समाज बड़े पैमाने पे अपने घर से निकल के और कुछ ना कुछ खोज करके अपनी सेवा देके वो किसी और तक वो सेवा पहुंचाता है, और हमें भी किसी और जगह से ये सेवा चाहिए होती है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है या सड़क, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, वो सारा जनरलाइज कैटेगरी में जो हमें व्यवस्था चाहिए होती है। जैसे एक जिम की व्यवस्था है, पुस्तकालय है, स्विमिंग पूल है, थिएटर है। तो ये इस प्रकार से अगर हम इसको मोटा मोटा देखें तो एक जीवन में एक व्यक्ति को संपूर्ण रूप से संतुष्ट होने के लिए कुछ इस प्रकार के सुखों की जरूरत होती है, और वो हमें व्यवस्था से चाहिए होता है। तो इन सारे सुखों को सेटल करने के लिए मैं आपको एक अंदाज बता रहा हूँ कि जो नई व्यवस्था होगी उसमें नगर इस प्रकार से होंगे। नगर माने ये जो नई व्यवस्था है उसमें क्योंकि सारा कुछ एक गवर्नमेंट, मतलब एक सहकार के रूप में सारी जनता के द्वारा चलायमान है। हाँ, और वो जी वो विश्व केंद्रित व्यवस्था है जहाँ पे हम सारे मिलके कुछ ना कुछ नई खोजें करते रहते हैं। फैक्ट्रीज होती है, वो डलती है, कुछ बड़े बड़े कोई जो कार्यक्रम रहते हैं जिसके अंदर पूरा समाज इन्वॉल्व होता है, जैसे कल्चरल एक्टिविटी है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उन सब के अंदर पूरा समाज सम्मिलित होता है। तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था ये चाहिए होती है। जैसे कि किसी ने क्रिकेट का मैदान है तो बहुत सारे लोग उसको पहुंच जाएंगे देखने के लिए, तो उसकी एक सामाजिक या वैश्विक लेवल पे एक बड़ा ढांचा अभी जैसे हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे विश्व स्तर के भी कार्यक्रम होते हैं, रमत गमत के कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल विश्व लेवल की इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। तो उसके लिए भी एक बड़े क्षेत्र में उसका ढांचा चाहिए होता है जिससे हम वो विश्व स्तर का सुख ले सकें।
तो ये इस प्रकार की जो है कुछ मोटी मोटी ज़रूरतें होती है सिस्टम से, हमें सुखी होने के लिए हमें वो व्यवस्था चाहिए होती है। तो मैं आपको एक अंदाजित एक ढांचा देता हूँ कि जो नई व्यवस्था है उसमें ढांचा उसका कैसा रहेगा, जिससे दो चीज़ें आपको क्लैरिटी में आएगी। क्योंकि जो नई व्यवस्था है वो दो चीज़ों को मिलाकर बनेगी, जैसे भी आज भी बन रही है कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब अभी तो ज़्यादातर जो बुद्धिमान रूप से काम करने वाली जो प्रजाति है धरती के ऊपर वो मनुष्य है। तो हम ह्यूमन को सेंटर में रख के बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो अवेलेबल है जिससे हम सुख ले सकते हैं, और प्लस नेचुरल रिसोर्स। इन दोनों का मैनेजमेंट नई व्यवस्था में इस ढंग से होना चाहिए कि जितने भी लोग इस व्यवस्था का लाभ लेना चाहते हैं उनको वो सही ढंग से वो व्यवस्था उनको सही ढंग से पूरे के पूरे सर्कल को सेटिस्फैक्टरी दे सके। और इसलिए इसका जो ढांचा है वो चारों प्रकार में अलग अलग से किया गया है। जैसे जो चीज़ हमें व्यक्तिगत रूप में चाहिए होगी उसकी डिमांड जो है वो व्यवस्था सप्लाई करेगी व्यक्तिगत रूप से। कुछ चीज़ें हमें फैमिली के सेंटर पे चाहिए होगी, उसका निर्माण जो है वो व्यवस्था फैमिली को केंद्रित में रख के करेगी। और कुछ चीज़ें जो हमें जनरल कैटेगरी में चाहिए होती जैसे सिनेमा थिएटर, तो उसको वो नगर में जनरल मतलब सामाजिक रूप में करेगी। और अभी क्या गड़बड़ा गया है इसको मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के बाद में एक क्लैरिफाई करूँगा। जैसे कि फ्यूचर के जो नगर होंगे वो नगर में ऐसा है कि जो जैसे भोजन है, भोजन जो है जैसे किचन है, तो किचन जो है वो अभी हम कौटुंबिक केंद्र के रूप में उसका वो यूनिट का लाभ ले रहे हैं। हम अपने घर के अंदर एक अलग से किचन बनवाते हैं और 4 या 5 लोग होते हैं, वो हम कौटुंबिक रूप से वो किचन का उपयोग करते हैं। लेकिन नई व्यवस्था के अंदर किचन या जो भोजन है उसका ढांचा सामाजिक रूप से रखा गया है। जैसे मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ कि 25 माले की जो है वो एक अंदाज है कि जैसे 25 माले की बिल्डिंग रहेगी और उसमें हर एक जो फ्लोर है उसमें मानो कि 4 फैमिली मतलब 4 जो फ्लैट है वो एक फ्लोर पे रहेंगे। तो जो पूरी बिल्डिंग है वो टोटल 100 फैमिली के लिए बनेगी। और ऐसी एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3, 4, 5 ऐसे करके टोटल 20 जितनी बिल्डिंग्स होगी। मतलब ये कम से कम 2000 फैमिली का एक यूनिट होगा। हम इसको नगर नहीं बोलेंगे लेकिन यूनिट बोलेंगे। मतलब मदर, फादर और बेटा मिला के आप ऐसा समझ लो कि 5000 लोग जो है वो इस प्रकार के एक यूनिट में रहेंगे। उसके अंदर ये जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ हॉल है और बेडरूम है। किचन बिल्डिंग के पर्सनल लेवल पे नहीं रहेगा। जैसे अभी हम होटल में जाते हैं तो कैसा होता है, नीचे रेस्टोरेंट होता है, ऊपर सारे कमरे होते हैं, अटैच किचन टॉयलेट वाला, टॉयलेट और बाथरूम वाले अटैच होते हैं कमरे, वैसा ही। तो उस प्रकार का हॉल होगा जिसके अंदर एक व्यवस्था होगी, जैसे रेफ्रिजरेटर है, फिर एसी है, फिर टीवी है। एसी भी पूरी बिल्डिंग में सेंट्रलाइज ही होगी। आरओ प्लांट है तो वो अलग से नहीं होगा। आरओ प्लांट सीधा इस बिल्डिंग के ऊपर ही जनरल ही होगा। आरओ प्लांट आप नीचे स्टार्ट करो, 4-5 लीटर का एक फिक्स बोर्ड होगा, उसमें वो पानी 4-5 लीटर संग्रहित रहेगा। जब भी चाहिए आप सीधी स्विच चालू करो, वो आरओ प्लांट सीधा आपको वाटर सप्लाई करेगा। पर्सनल किचन नहीं हो गए। जैसे कि आज की समस्या क्या है, जो चीज़ हम सामाजिक रूप से सुख में ले सकते हैं एक्सपर्ट के लेवल पे, जैसे हम होटलों में जाते हैं, आज देखते हैं 50 प्रकार की 100 प्रकार की अलग अलग वानगी है, एक्सपर्ट वो बनाते हैं, लेकिन हम वो ले नहीं पाते क्योंकि पैसा दिक्कत है बीच में। और पर्सनल लेवल पे हमें फैमिली के लिए, क्योंकि हर रोज़ वो खाना पीना और मेहमानों का आना जाना सब रहता है, तो हमें वो पर्सनल लेवल पे किचन को रखना पड़ता है। तो अब आप सोचो कि एक आदमी के घर पे अलग से सिगड़ी है, अलग से गैस है, अलग से 20-25 अलग अलग प्लेट वाला मतलब सेट होता है वो है, पतीले है, बहुत सारे चीज़ें हैं। फिर इसके लिए स्टोर रूम भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें साल भर के लिए स्टोरेज करनी पड़ती है, जैसे कांदा है या पोटैटोज़ है या कुछ दाल वगैरह, चावल वगैरह भी आ गया सारा। दूसरा कि बहुत सारी चीज़ें हमें मेंटेन भी करनी पड़ती है, जैसे छोटी सी दिक्कत हो गई तो आपको पर्सनल लेवल पे आपके घर पे व्यक्ति को बुलाना पड़ता है। तो इस तरह से ये पर्सनल लेवल पे हम कितने सारे लोगों को यूज़ में लेते हैं, मतलब कितने सारे लोग इसके पीछे मेहनत करते रहते हैं। अब आप ये सोचो कि इसकी जगह पे 100 फैमिली का एक जनरल जी, अगर आप ऐसा मानो कि इसी
इसकी जगह पे 100 फैमिली का एक जनरल, जैसे मान लो नीचे एक रेस्टोरेंट जैसा रहेगा, उसमें वो चाय पानी और कुछ नाश्ता वगैरह उनके लिए अवेलेबल होगा। वो सीधे 100 की 100 फैमिली से जिसको भी चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी, वो कर सकता है। और ये जो 20, जैसे मान लो 20 जितने जो फ्लैट है, इसके बीच में ही यहाँ पे स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, अलग अलग प्रकार के 2-3 रेस्टोरेंट, फिर गेम के लिए मैदान, स्कूल है, वो सारी चीज़ें रहेगी। तो इससे आप समझ पाते हो कि सिर्फ ये 5000 फैमिली, 5000 लोगों का जो ये यूनिट है, वो यूनिट के अंदर कितने कम संसाधन में हम इसको मैनेज कर सकेंगे। जैसे आज हम किसी भोजन के, किसी प्रसंग के अंदर जाते हैं, किसी की मेहमान नवाजी हम करते हैं, किसी के घर पे किसी का ब्याह है, वहाँ पे 2000 लोगों का खाना कितने लोग बना लेते हैं? महज 10 या 12 लोग, और वो भी एक्सपर्ट क्वालिटी का। तो आप सोचो कि वो कितने कम संसाधन में, कितने कम लोगों के अंदर हम बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट कर सकेंगे। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि जैसे इनका एक मोटा मोटा कैलकुलेशन सिस्टम के पास रहेगा कि भाई हर रोज इतना प्रकार की जो है वो डिमांड आती है फूड की, इतना प्रकार की डिमांड आती है कपड़ों की। एक जनरल इनके बीच में एक जनरल मॉल भी रहेगा कि जिसमें इनको पता रहेगा कि भाई ये मॉल के अंदर सारी चीज़ें जो है वो इतनी डिमांड होती है। तो इन कैलकुलेशन के आधार पे वो जो सेंट्रलाइज यूनिट है वो उसका पूरा प्रोडक्शन करता रहेगा और ये आपूर्ति होती रहेगी। इससे बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि आज क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो अच्छी प्रकृति में जीते हैं, वहाँ पे हवा पानी बड़ा शुद्ध है, खुराक भी बड़ा शुद्ध है, इसके बावजूद भी रोजगार के लिए इनको शहरों में आना पड़ता है। और शहरों के अंदर हवा और पानी सब जगह पे बहुत खराब स्थिति है, इसके बावजूद भी उनको रहना पड़ता है। अब पत्नी वहाँ पे गांव में है, क्योंकि सबको लाके तो यहाँ पे रह नहीं सकते, तो वो जीवन में जो फैमिली का सुख है उसका आनंद नहीं ले पाता है, ना वो अच्छे से ना भोजन या ना अच्छे से वो कपड़ों वगैरह का भी आनंद ले पाता है। क्योंकि अगर वो अच्छे कपड़े भी पहन के जाएगा तब भी फिर दूसरे लोग पूछेंगे भी हमारे लिए आप क्यों नहीं लाए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों है कि जिसको अगर हम फोकस करें तो हमें लगेगा कि कहीं जगह पे हम अटक जाते हैं। अब मानो कि ये 5000 लोग हैं, इनको ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ज़्यादातर चीज़ें जो उनके चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट है तो उसमें जो 50 और 100 प्रकार के अलग अलग व्यंजन उनको मिल जाएंगे। अब एक आदमी, अगर आप एक ह्यूमन की अगर स्टडी करें तो हमारा सब कुछ जो है वो एक फ्रेम में बना हुआ है, फिक्स्ड फ्रेम में है। जैसे हम किसी जूते की कपड़ों की दुकान पे गए, हमें वो बोल दे कि आपको अनलिमिटेड फ्रीडम है, आप जितने भी चाहो लेके जाओ। आप कितने लेके आओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 जोड़ी कपड़े लेके आओगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप 500 जोड़ी कपड़े लेके आ गए, क्योंकि आदमी तो अल्टीमेट एक ही जोड़ी पहनेगा भाई। जूतों की दुकान पे चले गए, जैसे किसी ने फ्री कर दिया कि भाई चलो आपको जितने भी जूते चाहिए आप ले जाओ, कितना आदमी लेके आएगा? 3-4 जोड़ी लेके आएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है कि कितना भी फ्री मिल रहा है, एक बार जूता पहनेगा, 4-6 महीने के बाद में फिर बदलेगा, या हर रोज भी बदलता रहे तो भी ये 4-6 महीने साल भर तो चली जाता है। जैसे हम किसी प्रोग्राम के अंदर भोजन के लिए जाते हैं, सब कुछ अनलिमिटेड ही होता है ना, आदमी कितना खा पाता है सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी? जितनी उसकी पेट की कैपेसिटी होती है 200, 500 ग्राम, 400 ग्राम, इससे ज़्यादा थोड़ी वो खा पाता है। तो ये फैसिलिटी और ये जो नगर है वो इतना सारा अत्याधुनिक होने के बावजूद भी, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का देने के बावजूद भी संसाधन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि हम एक फ्रेम में फिक्स्ड है, हमारी सब कुछ चीज़ें हैं वो एक लिमिटेशंस में चलती है। ज्ञान भी हम एक लिमिटेशंस तक ही ले सकते हैं, शारीरिक तल पे भी हम सब कुछ एक लिमिटेशंस में ले सकते हैं, और उसका जो रूपांतरण है वो भी कुछ लिमिटेशंस में ही है। जैसे कि भोजन की बात करें, आपको हर रोज नई नई रसोई दी जाएगी। अगर आप कंज्यूम करते हो अलग अलग प्रकार की रसोई, तब भी आप 30 दिन के बाद में वो चीज़ को रिपीट मारोगे, मैक्सिमम 30 दिन। फिर आपको वही चीज़ फिर से याद आ जाएगी कि भाई मेरे को ये फिर से चाहिए। कपड़ों में भी आप 20-25 जोड़ी कपड़े रेगुलर चेंज करते रहोगे, 1 महीने के बाद में नेचुरल ये चीज़ अंदर से उठती है कि यार मेरे को तो वो वाला पहनना है। तो ये जो फ्रेम है ना, इसको समझ के ही इस व्यवस्था का ढांचा तैयार किया गया है। अब कुछ चीज़ें जैसे सामाजिक रहेगी, ये तो मैंने आपको फैमिलियर लेवल पे बताया, व्यक्तिगत रूप में बताया कि वो सर्कुलेशन में है। सामाजिक ढांचे में क्या होता है, जैसे कार है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, हमें कार की 2 घंटे की जरूरत है। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको 24 आवर के लिए अपना बना दे रहे हैं।
जी, क्योंकि और इसी वजह से आज एक फैमिली के केंद्र में जो फैमिली का हेड है इसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि जब तक वो फैमिली के केंद्र में या हमारे केंद्र में जब तक मैटर थी तब तक ठीक था। जैसे कि हम गांव में देखते थे, पहले के जो लोग हैं वो गांव में बड़े बड़े सुखी थे, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्स था और सामने कंज्यूम भी लिमिटेड था। अभी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे सुख के विकल्प खुल गए, लेकिन क्योंकि उसको मैनेज नहीं करा गया इसलिए हम वो सारे विकल्प को पर्सनल लेवल पे खरीदना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हम कितनी गाड़ियां, कितना बंगले, कितनी चीजें हम पर्सनल लेवल पे खरीदेंगे। और एक तो दूसरा कि अर्थशास्त्र उसको रोक रहा है, क्योंकि 10% के पास ही वो जो विकल्प को खरीदने की जो ताकत है वो 10% के पास इकट्ठी हो जाती है, तो बाकी के 90 कितना भी जोर लगा ले वो उस सुख को पा ही नहीं सकते जब तक वो सामाजिक स्तर पे तैयार ना हो जाए। इसीलिए ये जो व्यवस्था है वो वैश्विक और सामाजिक स्तर पे तैयार करी गई है। तो साथियों, जैसे जैसे मैंने ये एक्सप्लेन करा है एक नगर का ढांचा, इस प्रकार के ढांचे में क्या होगा कि जो सामाजिक स्तर की जो चीज़ें हैं, जैसे कि जितनी कल्चरल एक्टिविटी के प्रोग्राम से जितनी कंज्यूम हम करते हैं सर्विसेज, जैसे हम क्लीनिंग के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, क्लीनिंग के लिए सामान होता है, कुछ ये सड़कें, बिजली, पानी वगैरह होता है, वो बढ़िया क्वालिटी का मिलने की वजह से फैमिली का सुख आदमी उसी जगह पे ले पाएगा, वहाँ पर ही बच्चों की शिक्षा होगी, वहाँ पर ही, मतलब आप ऐसा मान लो कि आज जो बढ़िया क्वालिटी के अमीर मिलके और अपना एक गांव बसा है तो उसमें कैसी व्यवस्थाएं होगी, बस सेम उसी ढंग का ये बढ़िया क्वालिटी की कॉलोनी बनेगी वहाँ पे। और ऐसी ये जैसे 5000 लोगों का है, इस प्रकार से ऐसे 20 यूनिट को मिला के ऐसे 1 लाख लोगों का एक नगर बनेगा। मतलब कि हर व्यक्ति जीवन व्यतीत कर सकता है। बिल्कुल, और बहुत इजी ढंग से। मतलब आप देखो, आज हम बेस्ट क्वालिटी की कोई एक चीज़ ले लें, जैसे कैंगन वाटर का एक फंक्शन है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, कम से कम 2.5 से 3 लाख का आरओ प्लांट आता है, वो बेस्ट क्वालिटी की वाटर की वो बोलते हैं, जो कि हमने इतना इसमें स्टडी नहीं किया, लेकिन बस देखा है कि भाई 2.5-3 लाख का आता है। अब वो कैंगन वाटर आदमी पर्सनल लेवल पे कैसे उसको खरीदेगा, पॉसिबल ही नहीं है। और मानो सबके लिए पर्सनल लेवल पे खरीद भी लिया तो भी हम प्रकृति से कितना कंज्यूम करेंगे भाई। तो इसकी जगह पे मान लो ये 100 फैमिली की एक बिल्डिंग है और उसके बिल्डिंग के ऊपर आपने एक जनरल आरओ प्लांट लगा दिया, इससे बेहतरीन क्या, क्योंकि अल्टीमेट तो हमें पानी से मतलब है ना, वो पर्सनल लेवल पे रहे कि बिल्डिंग के लेवल पे रहे, वो हमारा मैटर है ही नहीं। तो सिस्टम जो है वो सर्विस इस ढांचे से रहेगी कि जिससे ये सारा मैनेजेबल हो जाएगा पूरा। अब जैसे अभी ओला और उबर आने के बाद में लोगों को ये समझ आ गई कि हमें गाड़ी पर्सनल लेवल पे नहीं चाहिए, हमें जब भी जरूरत हो भाई ऑर्डर कर दिया, बुला दिया, 500, 600, 1000 रुपये खर्च हो गए। वहाँ पे क्या था, जब हम ये जो समाज में घूमने के लिए घर से बाहर निकल के जो सर्विस हमें चाहिए उसमें गाड़ी भी आ गई, उसके लिए जो घर के आगे इसकी अलग से जगह रखते थे, उसको रखते थे, फिर खुद भी ड्राइव करते थे, और इसके बावजूद भी 12 महीने का इंश्योरेंस 20-25 हज़ार का तो देना ही देना था। वर्तमान की अवस्था में लोग एफर्ट्स करके साधन जो है जुटा तो लेते हैं, लेकिन साधन कलेक्ट करने के साथ साथ जो है उतनी परेशानियां भी कलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, और ये इसका कारण ही ये है क्योंकि वो जो सामाजिक ढांचा है उसको वो पर्सनल लेवल पे कंज्यूम करना चाहते हैं। अभी आप सोचो कि जैसे हम जो व्यवस्था है इसके अंदर एक गार्डन भी रहेगा, क्या वो गार्डन जो है वो इसकी बजाय, अभी आप देखोगे कि अमीर जो घर बनाते हैं उसमें थोड़ी जगह लेते हैं और उसमें एक छोटा सा गार्डन बनाते हैं, क्या वो गार्डन जो है वो इसकी कंपैरिजन कर सकता है कभी? मतलब आप पर्सनल लेवल पे कितना भी अच्छा बना लो तो भी क्या वो सामूहिकता से जो बन सकता है ऐसा बन सकता है क्या? तो इस ढंग से अगर आप इस देखोगे तो ये व्यवस्था बड़ी सरल आपको दिखेगी और बहुत कम इफोर्ट में ये आ जाएगी। हाँ जी सर। और कब आ जाएगी? मैक्सिमम अभी जो है परिवार के अंदर जो है 900 का खाना भी खाना बनाना ही है, वो खानदान से भी बना रही है, कपड़े धोने है, उसको किसी की केयर देखनी है, मतलब कि जो एक दूसरे से जो है ना वो उम्मीद की जो किरण है, उम्मीद जो है लड़ाई का कारण बनती है। जी, और वो पूरी भी नहीं हो पाती। जैसे मान लो कि हम एक महिला को ले ले अपने घर में, बहन को, बेटी को या माँ को, पत्नी को ले ले। अब उसके ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, एक तो उसको बच्चे का पालन पोषण करना है, फिर अच्छी बेस्ट क्वालिटी की रसोई भी देनी है, बेस्ट क्वालिटी के कपड़े भी धुलने चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का घर का जहाँ झाड़ू पोछा भी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, जब मेहमान आए तो उनके साथ में बेस्ट क्वालिटी की कन्वर्जेशन भी होनी चाहिए। अरे भाई साहब, वो एक यूनिट कितना कर पाएगा?
नहीं कर पाते। हाँ, और इसी वजह से हम टूटे हुए हैं, क्योंकि वो जितना देना चाहती है और सामने जो डिमांड है जितना, वो डिमांड एक व्यक्ति सप्लाई नहीं कर पाता। उतनी कैपेबिलिटी भी हम नहीं कर पाएंगे कुछ सर्विस को। हाँ बिल्कुल, और वो कर भी लेता है। तो कई बार आपने सुना होगा, वो बोलते कि मैंने तो अपने घर को बेस्ट बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी घिस डाली, मैंने इतना त्याग दे दिया, तब जाके इस परिवार को मैंने संभाला। ये सारी चीजें हमें सुनने को मिलती है। ये बेसिकली वहां से ही उठती है जहां पे ये सप्लाई नहीं कर पाती है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग सामाजिक स्तर के होते हैं जो अपने सुख से दूसरे के सुख को ज्यादा महत्व देते होते हैं, उस स्थिति में ये कर पा लेते हैं। तो ये सारी समस्या जो है वो इस ढांचे में सॉल्व हो जाएगी। तो ये मैंने एक ह्यूमन की जो फ्रेम है वो बताया, और हम अलग अलग प्रकार के जो सुख चाहते हैं वो सिस्टम कैसे सप्लाई करेगी, इसकी थोड़ी चेन आपको बताइए। ये जो डिज़ाइन मैंने करी है वो चेंज भी हो सकती है, क्योंकि डिपेंड ऑन, क्योंकि फ्यूचर में जब आर्किटेक्ट आएंगे वो इसके ऊपर सोचेंगे। हाँ कि ये लेकिन ये एग्जाम्पल इस ढंग से है कि सामाजिकता में आने से हम कितने रिलैक्स हो जाएंगे, कितनी इजी वे में हम इसको पूरा भोग भी सकेंगे और अपनी सेवा भी दे सकेंगे। देखो अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम पर्सनल लेवल पे भी जितनी इकट्ठी करते हैं चीज़ें, उसको सेटल करने के लिए पूरा बाजार है। बाजार के अंदर हमें ये नहीं पता कि कौन कितना लेके बैठा हुआ है, हमें उसको ढूंढना पड़ता है। हमें एक साड़ी भी खरीदनी होती है तो हमें 50 जगह घूमना पड़ता है, तब जाके हमें मिलती है। अभी तो ऑनलाइन सिस्टम की वजह से फ्लिपकार्ट और उन सब में थोड़ी रिलैक्स आदमी हो गया है कि वो पर्टिकुलर टारगेट को चॉइस कर सकता है कि मुझे ये चाहिए और ये मैं यहाँ से मुझे मिल जाएगा। दूसरा कि जैसे सब्जी मंडी और वगैरह की बात करें, साल भर का अनाज कितना आता है कितना जाता है, लेकिन क्योंकि अर्थशास्त्र ऐसा है कि वो सड़ जाता है लेकिन आदमी दे नहीं पाता है। वो सारी जो चीज़ें खराब हो रखी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसका इस नई व्यवस्था में बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन का एक कैलकुलेशन होगा कि इतना हमें उगाना है, इतना हमें देना है, इतना हमें कॉटन तैयार करना है जिससे इतने कपड़े हमें ऑलमोस्ट चाहिए। एक कैलकुलेशन से पूरी सिस्टम चलेगी। वो एरिथमेटिकल लॉजिकल जो यूनिट है सारा पूरा वो ठीक ढंग से चलेगा। तो ये जो नई व्यवस्था है वो तकरीबन इस प्रकार से काम करेगी। हाँ, और जी साथियों, हम इसको अभी पूरे इंडिया में फैलाने में लगे हुए हैं। पूरे विश्व स्तर पे ये बात पहुंच रही है। बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं, जैसे कि भाई साहब आप हो जो ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं, वो जो कि इस समाज का हित चाहते हैं। जब भी वो समाज को इस ढंग से देखते हैं तब उनको लगता है कि नहीं भाई, कुछ गड़बड़ है और इसमें सच में कुछ बदलाव होना चाहिए। वो इस बात को कैचअप कर रहे हैं, और इसको फैलाने का जो ढंग है उसमें 4 प्रकार के जो लोग हैं, जो मैंने अभी बताया था कि जैसे शारीरिक स्तर के लोग हैं, मानसिक स्तर के लोग हैं, सामाजिक स्तर के लोग हैं और चेतना स्तर के लोग हैं। तो इसमें कुछ 2 पार्ट है। जैसे जो शारीरिक स्तर के लोग हैं और फैमिली केंद्रित मानसिक स्तर के जो लोग हैं, वो 2 केंद्र के लोग 99% रहते हैं, और ये 2 स्तर के लोग कंज्यूमर ज़्यादा रहते हैं। जो जीवन में जो बदलाव आते हैं या समाज में जो बदलाव आते हैं या सिस्टम के अंदर जो बदलाव आते हैं, वो कुल मिला के 2 प्रकार के लोग, जो कि खोजी हैं, जो कि इसका बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और सॉल्यूशंस के लिए वो कुछ ढूंढते रहते हैं। और दूसरे कि जो सामाजिक स्तर के लोग हैं, जो सेंस करते हैं पूरे समाज को, जैसे वो अपने आप को सेंस करते हैं उसी ढंग से वो पूरे समाज को सेंस करते हैं। वैसे जो लोग हैं, ये 2 प्रकार के लोग हैं। उनमें वो क्षमता रहती है कि वो किसी नए कॉन्सेप्ट के ऊपर विचार कर सकते हैं और उसको अप्लाई करने के लिए अपने रास्ते बनाते हैं। तो अभी जो हमारा मेन जो टारगेट है वो ये 2% लोग हैं, जो कि सामाजिक स्तर के हैं और चेतनात्मक स्तर के हैं, क्योंकि इनके समझने से ही वो बाकी लोगों को एक्सप्लेन करके और इनको बहुत ही आसान ढंग से इनको समझा सकेंगे, इस व्यवस्था को ले जा पाएंगे। और इसलिए दो रास्ते हैं। एक तो जो कि हम सोशल ये अवेयरनेस या जो भी सोशल एक्सप्लेनेशन हम करते हैं वो है, और उसके बैकग्राउंड के अंदर जो डाटा हमारे पास रहता है वो है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम सोशल मीडिया के अंदर जाते हैं। ULM हिंदी करके यूट्यूब चैनल है, वैसे ही ULM पंजाबी है, ULM बांग्ला है, ULM इंग्लिश है, ULM रशिया है। ULM के नाम से मतलब यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, और इसके पीछे लैंग्वेज, ऐसे करके हम सारे कॉन्सेप्ट को अलग अलग लैंग्वेज में रख रहे हैं, जिससे प्रादेशिक लेवल के लोग उसको बहुत ही आसान ढंग से समझ सकें। दूसरे की हम बुक जो है वो 2 बुक है, संपूर्ण समाधान व्यवस्था और संपूर्ण जीवन दर्शन।
ये 2 जनरल है, वह टोटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। कोई भी हमारे नंबर से या हमें संपर्क करके वो PDF में वो कॉपी मंगवा सकता है। तीसरा कि हम शिविर के रूप में भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहीं पर अगर कोई चाहे, जैसे आपने 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा, इस प्रकार कोई चाहे तो वो 2-3 दिन का पूरा शिविर भी रख सकता है जीवन दर्शन का, जिसमें जीवन मनुष्य किस प्रकार से बना हुआ है, उसकी क्या क्या अवस्थाएं है, वो किस प्रकार से अपना बिहेव करता है वो भी, और साथ में 2 या 3 दिन का संपूर्ण समाधान विषय को भी लेके पूरा शिविर रख सकता है, जहाँ पे हम इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और वो शिविर उन लोगों के लिए है जो कि इस व्यवस्था को समझ के आगे फैलाने में अपना सहयोग देने वाले हैं। और इसलिए यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट नाम की ये संस्था भी हमने बनाई है, जिसका बहुत शॉर्ट टाइम में एक हेड क्वार्टर भी बनेगा इंडिया लेवल पे। अभी दिल्ली में है, लेकिन जहाँ पे लोग आ सके, जा सके, रुक सके 2-4 दिन और इस व्यवस्था के संबंधित बहुत गहराई से बात कर सके, ऐसा हेड क्वार्टर भी बन जाएगा। और बाकी सभी जितने भी लोग हैं जो कंटेंट के संबंधित अपनी सेवा देना चाहते हो या यूट्यूबर के रूप में सेवा देना चाहते हैं, वो हमसे सीधा संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं और वो इस व्यवस्था को फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जी अभी जो व्यवस्था है वो ऑस्ट्रेलिया में, रशिया के अंदर तो उसकी बुक भी बन गई है रशियन लैंग्वेज में, रशिया में भी चली गई है। सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का उसमें है, नेपाल के अंदर, क्योंकि हम अभी कोलकाता में गए थे तो बांग्लादेश